अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर को स्टॉप किया था वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यानी कि हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़ा था। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि सेल साइकिल को कितने फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। दो फेजेस के अंदर डिवाइड है, एक है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में इंटरफेज को ही कवर किया था, उसकी सब टाइप्स को देखा था, G1 फेज को, S फेज को, G2 फेज को, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इंटरफेस जो है वो एक्चुअल में प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ पर जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सेल के अंदर, इंजाइम्स, प्रोटीन, एटीपी, उसके अलावा सेल की ऑर्गेनलीज, सेल मेम्ब्रेन, सब चीजें जो जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको बना लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। फिर उसके बाद आ जाता है एम फेस। एम फेस को हम लोगों ने बात की थी कि एम फेस जो है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर एम का वर्ड जो है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, मियोसिस जो कि जर्म सेल्स के अंदर होती है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके ऊपर है, वो है माइटोसिस के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को कि व्हाट देखते हैं कि क्या होता ही है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके अंदर जब एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड करता है तो दोनों सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो सेम रहता है जैसा कि पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर पेरेंट्स के अंदर ह्यूमन केस की बात करें, पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उससे बनने वाले जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि किसी टाइप की कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स के अंदर 48 क्रोमोसोम्स हो जाए, या फिर डॉटर सेल्स के अंदर 45 क्रोमोसोम्स हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इक्वेशनल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो रिमेन सेम रहता है और यही माइटोसिस की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद आ जाता है कि माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल। ये ज्यादातर सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। लास्ट लेक्चर में भी बात हो चुकी है कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। चले मैं फिर से भी बता देती हूँ। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है। वो सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। हमारी आइज के, नोज के, यानी कि हेड से लेकर टॉय तक जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सोमैटिक सेल्स, एक्सेप्ट जर्म सेल्स। बाकी सारी जो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं और उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस ही होता है। अगर आइज के सेल्स है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 होगा तो नए बनने वाले जो आइज के सेल्स होंगे उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होगा। हाफ नहीं होगा, किसी टाइप की रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो इक्वल रहता है। फिर है मोस्टली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। ये ज्यादातर डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होती है, बट सम टाइम टेक प्लेस इन हैप्लॉयड सेल। ज्यादातर माइटोसिस जो होती है वो डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होती है, लेकिन सम टाइम्स जो होता है वो हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी आ जाती है। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज डिप्लॉयड सेल एंड व्हाट इज हैप्लॉयड सेल, या डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसका हमने इसको एक अलग वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल्स का। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देखिए, आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिप्लॉयड सेल्स और हैप्लॉयड सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। माइटोसिस जो है वो ज्यादा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होती है, लेकिन सम टाइम जो है वो हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी होती है। उसके हम लोग केस देख लेते हैं कि कौन कौन से केस होते हैं हैप्लॉयड सेल्स के जिनके अंदर माइटोसिस होती है। उसकी एग्जाम्पल्स आ जाती है हमारे पास मेल हनी बीज, यानी कि ड्रोन्स। मेल हनी बीज को कहा जाता है ड्रोन, और उनके अंदर जो होती है वो माइटोसिस होती है, उनके अंदर मियोसिस नहीं होती। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर सभी टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हो या लोअर प्लांट्स हो, उनके अंदर जो उनका गेमेटोफाइट
पार्ट होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है। प्लांट्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है, तो जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस हो रही होती है। जैसे ही सेल G2 स्टेज को कंप्लीट करता है तो वो क्या करता है, वो एंटर होता है M स्टेज के अंदर यानी कि माइटोसिस के अंदर। अब जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो भी दो स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये जो कैरियो का वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस वो स्टेज है जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अब जो कैरियोकाइनेसिस है वो आगे से डिवाइडेड है इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस ही वो स्टेज है जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो सारे का सारा प्रोसेस होता है ये डिवाइडेड होता है 4 स्टेजेस के अंदर। यही चारों स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसमें डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं, और एट द एंड क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस की डिवीजन क्यों जरूरी है, देखिए जब भी एक सेल है वो दो के अंदर डिवाइड करता है, दो न्यू डॉटर सेल्स बने। अब दोनों न्यू डॉटर सेल्स के अंदर जरूरी होता है कि जो न्यूक्लियस है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो। अगर इक्वल डिवीजन नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए न्यूक्लियस का डिवाइड करना जरूरी है। और पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद स्टेज आ जाती है साइटोकाइनेसिस की। यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, रिप्रेजेंट करता है साइटो, और काइनेसिस मीन डिवीजन। यहाँ पर जब न्यूक्लियस बन गया, जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे तो क्या होगा, वो नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। एक सेल के अंदर हमेशा एक न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन जैसे ही एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे तो उसका मतलब है उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो जो वो स्टेज जहां पर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है वो कहलाती है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस वो स्टेज होती है जहां पर साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना होता है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इनकी ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, इनको याद करने के लिए मैं आपको एक इजी सा ट्रिक और निमोनिक बताती हूँ। आपने सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस याद करना है, वो है प्लीज मेक अ टी, बराए मेहरबानी चाय को बना दो। जो पी है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोफेज को, मेक का एम रिप्रेजेंट करेगा मेटाफेज को, ए रिप्रेजेंट करेगा एनाफेज को, और टी का टी रिप्रेजेंट करेगा टीलोफेज को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोफेज को। प्रोफेज के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें होता है कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसी स्टेज के अंदर यानी कि प्रोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, वो कंडेंस होने लग जाते हैं। कंडेंस का क्या मतलब होता है, देखिए जब हम लोगों ने इंटरफेस में देखा था उस वक्त हमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल था क्रोमोसोम से, वो हमें उलझे हुए धागे की तरह नजर आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा आपस में उलझे हुए थे। कोई उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 46 है, कोई नहीं पता था। सब आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। तो जैसे ही प्रोफ फेज स्टार्ट होती है उसमें क्या होता है, वो इस तरह से हमें नजर आने लग जाते हैं, जिस तरह से ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, इस तरह से विजिबल होने लग जाते हैं। तो ये होता है कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी विजिबल नहीं होंगे, यानी कि पूरी तरह हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ये क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, फिर भी एक दूसरे से साथ कंडेंस होने लग जाएंगे, यानी कि सिकुड़ने लग जाएंगे, अलग अलग होने लग जाएंगे। वो जो उलझा हुआ धागा है ना, वो सुलझने लग जाएगा। ये मतलब होता है कंडेंसेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का हम लोगों ने देखा था, एस फेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, उनके दो पेयर बन जाते हैं, सराउंडेड बाय अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। तो वो दो पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ सराउंडेड होते हैं, माइग्रेट्स टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। वो क्या करते हैं, आपस में माइग्रेट करते हैं, कहाँ पर, ऑपोजिट पोल में। देखिए एक यहाँ पर चला गया, एक यहाँ पर चला गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। पहले ये दोनों साथ साथ पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है इसमें ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं और ऑपोजिट बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर चले जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। तो इसे कहा जाता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं विद माइक्रोट्यूब्यूल्स,
ये आपको लंबे लंबे धागे नजर आ रहे हैं ना सेंट्रियोल्स के साथ, ये वाले धागे, इन्हें कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर माइग्रेट कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, पता है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, वो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, रिलीजिंग द क्रोमोसोम एंड मार्किंग द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियर इन्वेलप ने क्या किया होता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होता है, उसको एक जगह पर पैक करके रखा होता है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप ही न्यूक्लियस को, उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब जैसे ही न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसअपियर हो गया, यानी कि गायब हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप जो टूट गया, तो क्या होगा, सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो जोड़ के रखने वाला था, जो उन्हें कैद करने वाला था एक जगह पर, वही गायब हो गया, वही टूट गया, न्यूक्लियर इन्वेलप ही ब्रेक हो गया। तो सबने क्या कर जाना, सब क्रोमोसोम से बिखर जाना है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। और यही क्या इंडिकेशन दे रहा होता है कि जैसे ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसमें क्या होता है, प्रोफेज का एंड हो जाता है, यानी कि प्रोफेज वहां पर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग प्रोफेज के अंदर देखें कि किस तरह की न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी इस टाइप का हमें बटरफ्लाई शेप का न्यूक्लियस नजर आएगा। ये वाला जो बटरफ्लाई शेप का न्यूक्लियस है, हमें इस तरह से ये वाली बटरफ्लाई शेप का न्यूक्लियस नजर आएगा। इसमें भी क्या होगा, सेंट्रोमियर एक होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर एक है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कितने होंगे, एक होंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितना होगा, 2 होगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो भी डबल होगी या 2 होगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमें कहां पर G2 फेज के अंदर नजर आया था। G2 फेज में भी बिल्कुल यही वाली चीज थी। G2 के बाद ही फौरन से क्या हो गया, प्रोफेज स्टार्ट हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम है, इसके स्ट्रक्चर में किसी टाइप की चेंजेस नहीं आई। बटरफ्लाई शेप का ही क्रोमोसोम है, एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो हैं वो 2 हो जाएंगे। किसी टाइप की कोई भी चेंजेस प्रोफेज के अंदर नहीं आती। तो ओवरऑल अगर हम लोग ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स को देखें तो ये सारे के सारे 46 हमें क्रोमोसोम जो कि 23 पेयर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, वो पड़े हुए हैं। ये जो 23 वाला है, इसमें 2 केस होते हैं, अगर फीमेल होगी तो XX होगा और अगर मेल होगा तो XY होगा। बाकी सारे के सारे हमें इस तरह से नजर आएंगे बटरफ्लाई शेप के अंदर। यहां पर देख लेते हैं प्रोफेज के अंदर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने होंगे, 46 होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कितने होंगे, 46 होंगे। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी 46 नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 46 ही नजर आ रहे हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोटिड्स कितने हैं, 92। हर क्रोमोसोम जो है, अगर हम लोग, मैं इस क्रोमोसोम्स की बात कर लेती हूँ, ये वाला जो क्रोमोसोम है, एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसीलिए जितने भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जाहिर बात है हर 46 के पास 2-2 क्रोमेटिड्स हैं। तो 46 को डबल कर लें तो कितने बन जाएंगे, हमारे पास 92 बन जाएंगे। ये आपने इस तरह याद रखना है कि कौन सी शेल में, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरह बटरफ्लाई शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं प्रोफेज के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होते हैं। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है मेटा का जो M है, यहां से आपने 2 चीजों को याद रखना है। एक आपने याद रखना है मिडल को, M से आपने याद रखना है मिडल को, और दूसरा आपने याद रखना है मॉर्फोलॉजी को। अब मेटाफेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेट। हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेज में क्या हुआ था कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स थे, जैसे ही न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो डिसअपेयर हुआ था, गायब हो गया था, टूट गया था, तो उसके साथ ही जितना भी क्रोमोसोम्स है वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर गए थे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स को अलाइन किया जाता है दरमियान में। कैसे किया जाता है, देखिए ये डायग्राम देखें, इसमें ये जो आपके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, ये वाले सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, यहां से निकलते हैं फाइबर्स।
ये जो फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं कॉन्टिन्यूस फाइबर। कॉन्टिन्यूस फाइबर्स वो होते हैं, ये वाले कॉन्टिन्यूस फाइबर, जो कि एक सेंट्रियोल से निकलकर दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जा रहे होते हैं। देखें, कॉन्टिन्यू, बिल्कुल एक सेंट्रियोल से निकले दूसरे सेंट्रियोल की तरफ मूव करें, इन्हें कहा जाता है कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। जबकि दूसरे जो होते हैं वो होते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। डिसकॉन्टिन्यूस ये वाले होते हैं, वो वाले स्पिंडल फाइबर जिनके साथ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। अब क्रोमोसोम हम लोगों ने पहले भी G2 फेज के अंदर बात की थी कि यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। अब वो काइनेटोकोर प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में अटैच होती है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के साथ अटैच होती है। ये सब कुछ हम लोग G2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इससे मैं यहाँ पर डिटेल में वो आपको नहीं बता रही हूँ। आपने अगर वो वाला लेक्चर देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, वो क्या करते हैं, वो जाके काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं ना, दरमियान में ब्रेक हो रहे हैं, दरमियान में साइटो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती है काइनेटोकोर प्रोटीन, और यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं उससे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स को पकड़ के एक ये लाइन में, इस तरह एक लाइन के अंदर ले आते हैं। ये जो लाइन होती है इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट, या फिर इसको कहा जाता है मेटा प्लेट। ये बिल्कुल एक प्लेट में की तरह बन रहे होते हैं, यानी कि सारे एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। अब मेटाफेज में यही दो इवेंट हो रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स को देख लिया, डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स को देख लिया। जहां यहाँ पर ये जो होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, उसके बैक साइड से, यहां से ये बैक साइड से एक और तरह के स्पिंडल फाइबर्स निकले होते हैं जिन्हें कहा जाता है एस्ट्रल फाइबर। ये जो होते हैं, ये एस्टर का वर्ड आया होता है स्टार से, यानी कि स्टार की तरह होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब दूसरा केस क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, यानी कि किस तरह के क्रोमोसोम्स हो हैं। क्रोमोसोम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा हुआ है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यही वो स्टेज होती है जहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी शेप अपेयर हो रही होती है कि किस टाइप के क्रोमोसोम्स, कौन सा वाला किस टाइप का क्रोमोसोम है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज के अंदर या इंटरफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, हमें बहुत अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहे होते कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर 1 है, कौन सा 2 है, हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। ये सब कुछ हमें कहाँ पर पता चल जाता है, ये हमें पता चलता है मेटाफेज के अंदर। बहुत अच्छे से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इस तरह से सारी की सारी चीजें जो होती हैं विजिबल हो रही होती हैं। और यही वो स्टेज होती है जहां पर हमें क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी पता चली होती है। अब यहाँ पर देखिए, आप क्रोमोसोम 1 को, 2 को, 3 को, ये कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ये फॉल कर रहे हैं किसके अंदर, मेटासेंट्रिक के अंदर। 1 2 बिल्कुल मेटासेंट्रिक जैसे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो क्रोमोसोम 4 है, 5 है, ये बिल्कुल किस जैसे हैं, ये बिल्कुल हैं सब मेटासेंट्रिक जैसे। देखें, इनकी बिल्कुल सेम सेम पोजीशन है। इसी तरह से जो क्रोमोसोम 13 है, 14 है, 15 है, ये बिल्कुल किस जैसे हैं, ये हैं एक्रोसेंट्रिक जैसे। जबकि जो टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक को याद रखिएगा, ह्यूमन के क्रोमोसोम्स के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम या टीलोसेंट्रिक जो शेप होती है वो नहीं प्रेजेंट होती है। ह्यूमन के अंदर सिर्फ 3 तरह के क्रोमोसोम्स की शेप प्रेजेंट होती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। जो नहीं प्रेजेंट होती वो टीलोसेंट्रिक नहीं होती है, बाकी स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर टीलोसेंट्रिक प्रेजेंट होती है, जबकि ह्यूमंस के केस के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। और अगर हम लोग मेटाफेज के अंदर देखें कि किस शेप में वो प्रेजेंट होते क्रोमोसोम, तो आपको इसी तरह की एक्स शेप नजर आएगी, यानी कि बटरफ्लाई शेप ही नजर आएगी। और इसमें भी अगर हम लोग पोलाइडी को देखिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जो होंगे 46 होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे 46 ही होंगे। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो होंगे वो 92 होंगे, बिल्कुल जो हमें G2 में जैसे हमें देखने को मिले थे क्रोमोसोम, जिस तरह से हमें प्रोफेज में मिले थे उसी तरह हमें मेटाफेज के अंदर भी मिलेंगे। एक्स शेप का होंगे, यानी कि इस टाइप के एक्स शेप के अंदर होंगे, और इसके अंदर किसी भी टाइप में कोई चेंजेस नहीं होगी। दरमियान में क्या होगा, एक सेंट्रोमियर होगा, इस तरह से दरमियान में एक सेंट्रोमियर होगा, बिल्कुल इसी तरह से हमें मिलेंगे।
सिंगल क्रोमोसोम्स विद डबल अमाउंट ऑफ डीएनए या फिर सिंगल क्रोमोसोम्स विद डबल क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगे, किसी टाइप की कोई चेंजेस नहीं आएगी। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड्स स्प्लिट एट द सेंट्रोमियर पोजिशन बिकम अ सेपरेट क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो ये सेंट्रोमियर है, इस पोजीशन पर इस तरह से ब्रेक करता है। ब्रेक किस तरह से करेगा, देखें ये सेंट्रियोल्स है, इनसे इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे। अब दोनों तरफ के जो स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने फोर्स लगाई थी, एक दूसरे को खींचना शुरू किया था। अब जैसे ही फोर्स लगाई तो क्या हो गया, दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड्स थे, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, टूट गए, ब्रेक कर गए, और क्या हो गया, एक अलग अलग क्रोमेटिड्स बन गए हैं या एक अलग अलग क्रोमोसोम्स बन गए। ये अलग क्रोमोसोम बन गया, ये अलग क्रोमोसोम्स बन गए। किस तरह से अलग क्रोमोसोम्स बने, इनके पास अपने अपने सेंट्रोमियर आ गए। हमने यही बात की थी कि क्रोमोसोम्स, एक सेपरेट क्रोमोसोम वही होता है जिसके पास एक अपना सेंट्रोमियर होता है। जब ये आपस में ब्रेक करते हैं, ये वाला जो है यहाँ पर एक क्रोमोसोम थे लेकिन उसके साथ क्या थे, 2 क्रोमेटिड्स थे, दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर के साथ आपस में अटैच थे। तब हम लोगों ने उन्हें 2 क्रोमोसोम नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक किए हैं तो एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम, इस तरह से ये 2 क्रोमोसोम्स बन गए इस तरह के। तो अब ये क्या हो गया, 2 क्रोमोसोम्स बन गए। ये कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ पर टूटते हैं, ये टूटते हैं एनाफेज में। और फिर क्या होता है, क्रोमोसोम मूव्स टू ऑपोजिट पोल। जैसे ही ये टूटते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऑपोजिट पोल में मूव करने लग जाते हैं इस तरह से। दोनों ही जो दोनों तरफ के वो क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब भी स्टूडेंट्स डायग्राम बनाते हैं तो वो बहुत ही गलत डायग्राम बनाते हैं। याद रखिएगा, ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, ये जो आपको सारे के सारे सेंट्रोमियर नज़र आ रहे हैं, इनकी जो पोजीशन होती है, यानी कि इनका जो रुख होता है, ये किस तरफ से होता है, ये होता है सेंट्रियोल की तरफ। ये वाले देखें, ये वाले जो हैं ये किस तरफ है, इनकी सेंट्रियोल्स की तरफ है। तो जो सेंट्रोमियर होते हैं वो हमेशा किस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, उनका जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, वो सेंट्रियोल की तरफ होती है। और इसी तरह से डायग्राम में भी बनाना है आपने कि जब भी सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करना है यानी कि बनाना है, उसका जो बनानी है डायग्राम, वो जो उसका फेस रखना है वो आपने किसकी तरफ रखना है, सेंट्रियोल की तरफ रखना है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें पोलैरिटी कितनी होती है, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने बन जाएंगे, 92। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 92 हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो होंगे वो भी 92 होंगे। क्रोमेटिड्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले जो क्रोमेटिड्स थे वो आपस में एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच थे, ठीक है। हम लोगों ने प्रोफेज के अंदर भी ये बात की, मेटाफेज के अंदर भी हम लोगों ने 92 क्रोमेटिड्स को ही देखा, लेकिन वहाँ पर जो क्रोमोसोम थे वो 46 थे। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 92 बन गए, क्योंकि दो जो क्रोमेटिड्स थे जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे, इस तरह अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इस तरह से 2 क्रोमोसोम थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे एक सिंगल सेंट्रोमियर के साथ। लेकिन जैसे ही एनाफेज स्टार्ट हुई तो इन्होंने क्या किया, आपस में इस तरह से ब्रेक हो गए और अलग अलग क्या हो गए, अलग अलग क्रोमोसोम्स बन गए। तो इस तरह से अगर हम लोग ह्यूमन के केस के अंदर देखें तो एनाफेज के टाइम पर ह्यूमन के अंदर 92 क्रोमोसोम्स मिलेंगे हमें। पहले 46 थे और उसके ऊपर कितने थे, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ। 46 थे और क्रोमेटिड्स कितने थे, 92 थे। लेकिन 46 में क्रोमेटिड 92 थे जो कि एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच थे, लेकिन जैसे ही जो वो था ब्रेक किया एनाफेज में तो अलग अलग क्रोमोसोम हो गए। तो क्रोमोसोम्स भी कितने बन गए, क्रोमोसोम भी 92 बन गए। याद रखिएगा, एनाफेज में 92 क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिड्स भी 92 ही होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है जो कि कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज है, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये टीलोफेज जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है प्रोफेज का। जो जो इवेंट प्रोफेज में होते हैं उसके ऑपोजिट जो होते हैं वो टीलोफेज में होते हैं। जैसे कि
न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। हम लोगों ने प्रोफेज में देखा था कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप और जो न्यूक्लियोलस था वो क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे, यानी कि वो टूट रहे थे, गायब हो रहे थे। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है, ये दोनों चीजें रीअपियर होती हैं, यानी कि दोबारा बन जाती हैं। माइटोटिक अपरेटस डिसअपियर, इसमें जो माइटोटिक अपरेटस बना होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट डीकंडेंस, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोबारा से डीकंडेंस होने लग जाता है। डीकंडेंस का मतलब है वो दोबारा से इस तरह से, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, दोबारा से इस तरह से उलझे हुए धागे की तरह होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डीकंडेंस होना। हमने देखा था कि जब वो स्टार्ट हुई थी, प्रोफेज स्टार्ट हुआ था, उस वक्त क्या था, दोबारा से ये जो ये वाला जेनेटिक मटेरियल था ये इस शेप में आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही टेलोफेज स्टार्ट होता है, टेलोफेज में क्या होता है, उल्टा होने लग जाता है, वो दोबारा से धागे धागे की फॉर्म में आने लग जाता है। यहाँ पर देखें, ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो रीअपेयर हो गया, साइटोप्लाज्म जो है स्टार्ट्स टू डिवाइड। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि एक जो सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन जाते हैं। एक चीज जो मैंने आपको उसके अंदर नहीं बताई थी, एनाफेज के टाइम पर नहीं बताई थी, वो ये थी कि एनाफेज में ही जो साइटोप्लाज्म की वो डिवीजन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। डिवीजन कैसे स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपको ये छोटा सा ग्रूव नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों साइटों से, सेल के दोनों साइड से जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई है। ये एनाफेज के टाइम पर स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर रही होती है। फिर टेलोफेज में वो ज्यादा मूव कर रही होती है, क्योंकि टेलोफेज के बाद ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। टेलोफेज में जो हो गया वो न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गया है, न्यूक्लियोलस भी आ गया, जेनेटिक मटेरियल जो हो गया वो भी डिवाइड हो गया, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होना है, अब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना है, वो हम लोग देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस में किस तरह से होता है। इस टाइम पर अगर हम लोग शेप की बात करें कि किस तरह से हमें नजर आ रहा होता है, तो वो इस तरह से होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम होता है, उसके पास एक ही सेंट्रोमियर होता है और एक ही क्रोमाटिड होता है। ठीक है, इस तरह से हमें इस तरह से नजर आएगा। और अगर यहाँ पर पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी वही रहेगी जो कि एनाफेज के टाइम पर होगी। 92 सेंट्रोमियर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 92 है और नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स भी 92 है, कोई चेंज नहीं आया। ऑल थ्रू क्या हो गया, सेपरेट सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 46 होंगे और ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 46 और 46 कितने हो गए, 46 और 46 कितने होते हैं, 92 होते हैं। तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 92 ही क्रोमोसोम्स होंगे और क्रोमाटिड्स भी 92 होंगे। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब ओवरऑल समरी को डिस्कस करते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस को देखते हैं और फिर एमफेस को देखते हैं। इंटरफेस में 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S फेज, G2, जबकि M फेज के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है जिसको एंड ऑफ माइटोसिस भी कहा जाता है, जिसमें एक सेल जो है वो 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स की बात करें, G1 में कितने होंगे, 46 होंगे। क्रोमाटिड्स देखें, G1 में कितने होंगे, 46 होंगे। और शेप जो होगी क्रोमोसोम्स की वो कैसी होगी, वो हमें इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, एस फेज के अंदर भी क्रोमोसोम्स 46 होंगे, लेकिन क्रोमाटिड्स कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, वो क्या होते हैं, जेनेटिक रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। एक क्रोमोसोम जो है वो अपने जैसा एक और क्रोमोसोम्स बना लेता है, यानी कि अपनी रेप्लिकेशन करता है। इस तरह से ये वाली शेप आ जाएगी, जिसमें एक सेंट्रोमियर होगा और एक क्रोमोसोम्स के साथ 2 क्रोमेटिड्स आ जाएंगे। ये जो न्यू बनने वाला होगा वो बिल्कुल पहले वाले क्रोमोसोम्स की, पहले वाले डीएनए की कॉपी होगा। इसी तरह अगर हम लोग G2 की बात करें, G2 में क्रोमोसोम्स 46 होंगे, क्रोमेटिड्स 92 होंगे और जो शेप होगी वो भी ये बटरफ्लाई शेप ही होगी। प्रोफेज में 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, क्रोमेटिड्स 92 रहेंगे और जो शेप रहेगी वो भी ये बटरफ्लाई शेप ही रहेगी। बिल्कुल इसी तरह मेटाफेज में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमेटिड्स भी 92 रहेंगे
और जो शेप होगी वो भी ये बटरफ्लाई शेप ही होगी। यानी कि एस फेस में, G2 में, प्रो फेस में, मेटा फेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम चीजें रहेंगी। अब जैसे ही एनाफेस आती है तो एनाफेस में क्या होता है, एनाफेस में एक बहुत ज्यादा मेजर इवेंट होता है। उसमें ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स आपस में सेंट्रोमियर पोजीशन में, दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में सेंट्रोमियर पोजीशन पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रेक करते हैं। वो यहाँ से इस तरह आपस में क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं, और आप एक अलग अलग क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये अलग क्रोमोसोम बन जाएगा। तो इसमें इस टाइम पर ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, 92 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, क्योंकि क्रोमेटिड्स जो है वो 92 थे। जब दो क्रोमेटिड्स आपस में ब्रेक किए हैं तो 46 क्रोमोसोम थे, 46 के अंदर 2 क्रोमेटिड्स थे, तो वो क्या हो गए, 92 हो गए। ठीक है, एनाफेस में भी 92 रहते हैं और टीलो फेस में भी क्या होते हैं, 92 ही रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, किसी टाइप के चेंज नहीं आता। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह रहते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में जो दो न्यूक्लियस होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड करता है। जब डिवाइड करेगा तो हर सेल के पास एक अपना अपना न्यूक्लियस चला जाएगा। तो एक न्यूक्लियस के अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं, क्रोमेटिड्स भी 46 होंगे। और अगर हम लोग शेप की बात करें, शेप क्या होती है, वो इस तरह से ये वाली शेप होती है। एट द एंड जो एक सेल है वो दो सेल में इस तरह से डिवाइड कर जाएगा, दो सेल बनेंगे जिनके पास अपना अपना छोटा सा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ माइटोसिस। टेलोफेज के कंप्लीट होने के साथ ही जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेल जो मूव करता है वो करता है साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोकाइनेसिस वो स्टेज होती है जहां पर साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना होता है। अब क्यों जरूरी है, देखें, एक सेल है उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो डुप्लीकेट हो गई हैं, जो न्यूक्लियस है वो भी डुप्लीकेट हो गया है, इक्वल इक्वल अमाउंट में दोनों न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी आ गए। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस और बाकी सारी की सारी जो डुप्लीकेटेड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है। इसलिए अब जरूरी है कि साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को किया जाए। अब ये जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जबकि अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो वहां पर जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसलिए दोनों का जो प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, वो दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन की जो डिवीजन होती है वो होती है बाय फॉर्मिंग अ क्लीवेज फरो। एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है क्लीवेज फरो। क्लीवेज मीन डिवीजन, और फरो, फरो का मतलब होता है गढ़ा बनना। यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर एक गढ़ा सा बनता है जिससे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक कर जाती है। अब ये जो क्लीवेज फरो होता है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जब दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, तो वहां पे इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि दोनों बनने वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, यानी कि जितना पेरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है उतने ही क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो उनके अंदर भी बनने वाले डॉटर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट हो। उसके साथ साथ ये भी चीज देखी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को नहीं देखा जाता, उसके साथ इस चीज को भी मेक श्योर किया जाता है कि जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के कंपोनेंट्स हैं, वो भी दोनों सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाए। ऐसा ना हो कि एक सेल जो है उसके अंदर दो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो तो जो दूसरा सेल है उसके अंदर एक भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ना, सारे कंपोनेंट जो है वो इक्वल अमाउंट के अंदर डिवाइड कर जाए। और यही प्रोसेस होता है, यही पर्पस होता है साइटोकाइनेसिस का। अब एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है। सेल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि एनाफेस में जिस जगह पर
मेटाफेज के टाइम पर सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन हुए थे उस जगह से, उस पॉइंट से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। टेलोफेज के टाइम पर वो ज्यादा मूव करने लग जाती है। अब जैसे ही साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आता है, साइटोकाइनेसिस की स्टेज आती है, तो उसमें क्या होता है कि वही जगह जहां से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव कर रही होती है, माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो वहां पर आके अटैच हो जाते हैं दोनों तरफ से। जिस तरफ से राइट अंदर की तरफ मूव कर रही होती है, दोनों तरफ से आके वहां पर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, वो वहां पर आके अटैच हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से और जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको अंदर की तरफ खींचने लग जाते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर की तरफ खींचने से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इनविजिबल सा रिंग सा बन जाता है। उस रिंग को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। उस रिंग को क्या कहा जाता है, वो रिंग कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब जैसे ही दोनों तरफ से माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो अंदर की तरफ उसको खींचेंगे, सेल मेम्ब्रेन को खींचेंगे, तो वो क्या होती है, अंदर की तरफ मूव करती जाती है और यहाँ पर एक घड़ा सा बन जाता है। इस घड़े को कहा जाता है क्लीवेज फरो। यही क्या कहलाता है, क्लीवेज फरो। अब जब दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो उनके फ्यूजन के साथ ही क्या होता है कि दोनों जो सेल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों सेल्स के पास अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। दोनों सेल्स के पास अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ साथ दोनों सेल के पास जो होता है वो इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट होती है। और इसके साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल है, एक सेल जो है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो मूवमेंट थी वो आउटसाइड टू इनसाइड थी, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही है। तो हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब कोई भी चीज जो फोर्स होती है वो बाहर से अंदर की तरफ लग रही हो तो तब उसके लिए टर्म यूज होती है सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर भी साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है एनिमल सेल्स के अंदर वो सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होती है या फिर सेंट्रीपिटल डिवीजन होती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही होती है। जब भी कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही होती है तो इसके लिए कहा जाता है कि ये सेंट्रीपिटल ग्रोथ है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म यूज होती है सेंट्रीपिटल डिवीजन। एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है या साइटोकाइनेसिस की जो डिवीजन होती है वो होती है सेंट्रीपिटल डिवीजन। अब देखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। Cytokinesis in plant cells is different from animal cells due to the presence of rigid cell wall. प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो रिजिड सेल वॉल होती है, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी वजह से जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट सेल्स के अंदर वैसा नहीं होता जैसा कि एनिमल सेल्स के अंदर होता है। वहां पर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से खींचना आसान होता है। माइक्रोफिलामेंट जो है दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचने लग जाते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचा जा सकता है लेकिन सेल वॉल को दोनों तरफ से अंदर की तरफ नहीं खींचा जा सकता, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है वो होती है सेल प्लेट के थ्रू, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है मिडल के अंदर जिसको कहा जाता है सेल प्लेट। अब क्या होगा, सेल जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी ऑपरेटस क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं वेसिकल्स को। अब वो जो वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर मटेरियल होता है सेल वॉल को बनाने वाला मटेरियल, जैसे कि सेलुलोज और कैल्शियम पैकेटेट प्रेजेंट होता है। अब वो जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं दरमियान में आके फ्यूज होना। ये वेसिकल है जो कि रिलीज हुआ है कहां से, गोल्गी ऑपरेटस ने रिलीज किया है। इस वेसिकल के अंदर वो मटेरियल है जो कि सेल वॉल को बनाने वाला मटेरियल होता है, जैसे कि सेलुलोज होगा, कैल्शियम पैक्टेट होंगे और जो भी मटेरियल यूज होता है जिससे प्लांट्स की वो बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होंगी इस वेसिकल।
अब एक वेजिकल आएगा, दूसरा आएगा, ये इस तरह से गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वेजिकल्स को रिलीज करते रहते हैं और ये यहाँ पर आके दरमियान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये जो वेजिकल्स होते हैं, इन वेजिकल्स को कहा जाता है फॉरगेमोप्लास्ट। ये वेजिकल्स क्या कहलाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहलाते हैं। अब ये जो वेजिकल्स होते हैं, ये वेजिकल्स आपस में फ्यूज होने लग जाएंगे, दरमियान में जमा होने लग जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, और ये आपस में क्या बनाएंगे, सबके सब मिलकर एक सेल प्लेट को बनाएंगे। ठीक है, जब बहुत सारे वेजिकल्स आपस में जुड़ते रहते हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वो इनसाइड टू आउटसाइड होती है। देखिए, सबसे पहले जो वेजिकल आया था वो दरमियान में आके लगा था। ठीक है, पहला वेजिकल जो था वो सबसे पहले आके दरमियान में लगा था, दरमियान से फिर वो बाहर की तरफ मूव करे, तो जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है वो इनसाइड टू आउटसाइड हो रही है। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसके लिए टर्म यूज होती है सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। प्लांट के अंदर जो डिवीजन होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो चीज इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रही होती है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। एनिमल सेल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहां पर सेंट्रीपिटल डिवीजन हो रही थी। जो सेल मेम्ब्रेन थी वो बाहर से अंदर की तरफ पिचक रही थी, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही थी, इसीलिए वहां पर टर्म यूज हो रही थी सेंट्रीपिटल डिवीजन। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन है, यहाँ पर जो सेल प्लेट बन रही है वो इनसाइड टू आउटसाइड बन रही है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो इसीलिए टर्म यूज होती है सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। अब ये जो सेल प्लेट होती है, ये सेल प्लेट ही जाके आगे से क्या बनाती है, ये सेल प्लेट बनाती है सेल वॉल को। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर वो मटेरियल है जिसने सेलुलोज वगैरह और कैल्शियम पेक्टेट है जिसने प्लांट की सेल वॉल बनाती। अब क्वेश्चन ये है कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बनेगी। चलें, ये वेजिकल है, ये जो सेल प्लेट है इसने तो बना दी सेल वॉल, तो प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे बनेगी। देखिए, ये जो होते हैं हमारे पास वेजिकल्स, इन वेजिकल्स की जो अपनी मेम्ब्रेन होती है, इन वेजिकल्स की, ये वाले जो वेजिकल हैं, इन वेजिकल की जो मेम्ब्रेन होगी वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो वर्क करेगी एज अ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लांट के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करेगी। ये वाली जो मेम्ब्रेन है इस साइड वाली, वो इसकी सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, और एट द एंड क्या होगा, एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से एक सेल जो हो जाएगा वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है, वो यही चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है एनिमल सेल्स के अंदर, वो होता है क्लेविज फरो के बनने से, वहां पर फरो बनता है यानी कि घड़ा सा बनता है। और दूसरा क्या होता है, वहां पर जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉन्ट्राकटाइल रिंग, जो कि माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट किस चीज से बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। वो दोनों साइड से मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो होता है सेल प्लेट के बनने से। सेल प्लेट कैसे बनती हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स जो हैं वो वेजिकल्स को रिलीज करते हैं, उन वेजिकल्स के अंदर सारे का सारा मटेरियल होता है जिसने सेल वॉल को बनाना होता है, कि सेलुलोज होता है, उसके अलावा कैल्शियम पैक्टेट होता है, ये इस तरह के सारे मटेरियल होते हैं जिसने सेल वॉल को बनाना था। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो वेजिकल्स की सेल मेम्ब्रेन ही जो होती है वो प्लांट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन बन जाते हैं। यहाँ पर ये जो वेजिकल्स होते हैं वो वेजिकल्स कहलाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ये वाले फ्रेगमोप्लास्ट वेजिकल्स को ही कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। और सेकंड चीज आपने याद रखनी है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है वो सेंट्रीपिटल डिवीजन होती है, यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही होती है, इससे कहा जाता है सेंट्रीपिटल डिवीजन। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होती है, यानी कि इनसाइड टू आउटसाइड होती है, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रही होती है। यही डिफरेंस होता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की अंदर साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस का। अब लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि माइटोसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, माइटोसिस का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है वो ये होता है कि माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ही एक सेल जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में जो जीनोम होता है, जो डीएनए होता है, वो दोनों के अंदर इक्वल इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होता है। सबसे पहले तो ये है कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयरिंग एंड रीजनरेटिंग बॉडी पार्ट्स।
माइटोसिस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है वो यहाँ पर भी है कि रिपेयरिंग और रिजेनरेटिंग बॉडी पार्ट। एक दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डेड सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए, स्किन सेल्स हो गए, गट के एपिथेलियल सेल्स हो जाए या आरबीसीज हो जाए, कोई भी सेल्स हो जो कि डेड हो जाए, चोट वगैरह लग जाए, कट लग जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है वहां पर तो कट लग जाए, उसके वो जो जहाँ पर कट लगा होता है वहां से जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उन सेल्स की जगह पर जो न्यू सेल्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? माइटोसिस की वजह से ही आते हैं, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो होती है वो क्या होती है? माइटोसिस ही होती है। इसलिए रिपेयरिंग करना और रीजनरेट करना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि लिवर सेल है, लिवर सेल के लिवर जो है ऑर्गन है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर लिवर का कोई पार्ट काट दिया जाए तो लिवर जो है वो रीजनरेट कर लेता है, अपने उसी पार्ट को दोबारा बना लेता है। इसी तरह जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे कि स्टारफिश है, अगर स्टारफिश का एक बाजू जो है वो कट जाए तो वो क्या होगा? वो अपना नया बाजू बना लेती है रीजनरेशन के प्रोसेस से। इसी तरह जो लिजर्ड्स होती हैं, लिजर्ड की जो टेल होती है वो कट जाए तो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद जो लिजर्ड होती है वो अपनी टेल को दोबारा बना लेती है। ये किस वजह से पॉसिबल होता है? ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके अंदर जो एक सेल है, जैसे हम लोगों ने माइटोसिस के स्टार्ट में बात की थी कि जैसे ही जब बेबी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट होती है लाइफ, तो वो एक सिंगल सेल से होती है, लेकिन सिंगल सेल से एक पूरे का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना किस वजह से पॉसिबल होता है? माइटोसिस की वजह से ही होता है। और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके अंदर हर सेल जो होता है वो एक स्पेशलाइज जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये सब चीजें जिस किस वजह से पॉसिबल होती है? ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल होती है। ग्रोथ है, अब जैसे बच्चा पैदा होता है वो पहले छोटा सा होता है, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो बढ़ता रहता है और वो हर चीज, हाथ पाँव, हर चीज, पूरी की पूरी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी साइज में ग्रो कर रहे होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो भी माइटोसिस की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग द डिजायर्ड रेशो। मेंटेनिंग द डिजायर्ड रेशो का क्या मतलब होता है? प्रिजर्विंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दस मेंटेनिंग द डिजायर्ड रेशो बिटवीन सेल्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा मेक श्योर किया जाता है कि जो दोनों बनने वाले सेल्स हैं या जितने भी बनने वाले डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर ना सिर्फ डीएनए जाए, बल्कि क्या हो, हर टाइप की जो ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो इक्वल इक्वल अमाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो। हर चीज जो इंजाइम्स हैं, आरएनए है, प्रोटीन्स वगैरह हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, उसके जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, गोल्जी ऑपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब चीजें क्या है? इक्वल अमाउंट के अंदर जानी चाहिए ताकि डिजायर्ड रेशो जो है वो मेंटेन रहे, दोनों सेल जो वो हेल्दी सेल हों। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ जीनोम। कंजर्वेशन ऑफ जीनोम का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो ओवरऑल डीएनए, डीएनए जो सेल्स में प्रेजेंट होता है जिसमें सेल का अपना खुद का डीएनए भी आ जाता है और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज के पास अपना डीएनए होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में उनका एक अपना डीएनए होता है। इन सब को मिलाकर कहा जाता है कि ये क्या है? सेल का जीनोम है। यानी कि सेल के अपने न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, वो सबको मिलाकर कहा जाता है जीनोम। और ये माइटोसिस का एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है कि पूरे के पूरे जीनोम को डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर करना इक्वल अमाउंट में, इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ जीनोम। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? महफूज रखना, कि पूरा जो जीनोम जो है पेरेंट सेल के अंदर है उसको एज इट इज ही नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या जिसको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, ये प्रोसेस ज्यादातर हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट को लेकर, एक छोटे से सेल को लेकर, छोटे से प्लांट के पार्ट को लेकर उससे पूरे का पूरा जो होल प्लांट है उसको ग्रो करवा दिया जाता है, उसको नया प्लांट जो है उसको बना दिया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी गुलाब के पौधे से। गुलाब में क्या ना होता है कि एक गुलाब की जो कलम होती है उसको काट के
लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है, एक नया गुलाब का पौधा जो होता है वो ग्रो कर जाता है। ये किस वजह से पॉसिबल होता है? ये माइटोसिस की वजह से ही होता है, क्योंकि वो जो कलम काट के लगाई होती है उसके अंदर रेगुलर कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। एक सेल जो है वो दो के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, और ये जो आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। लास्ट में आ जाता है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल ग्रो करवाया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को लैब्स वगैरह के अंदर ग्रो करवाया जाता है। इसमें कोई एक छोटा सा सेल ले लिया जाता है जिसको कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे का पूरा जो है नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है। प्लांट्स को भी करवाया जाता है। प्लांट्स में एक वर्ड आपने सुना होगा, कैलस। कैलस जो होता है वो प्लांट का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, उस सेल के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे का पूरा एक नया प्लांट बना देता है। इसी तरह जो टिश्यू कल्चरिंग है और क्लोनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट के लेवल्स पर होते हैं, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में देखने को मिलती है। लेकिन ह्यूमन के केस में टिश्यू कल्चरिंग नहीं होती है। क्लोनिंग का भी जो है उसको बाइकॉट किया गया है, यानी कि उसके ऊपर उसको नहीं करवाया जा सकता। उनकी टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग वगैरह नहीं हो सकती।